हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आतिफ खान और आज मैं इस लेक्चर में आपको पढ़ाने वाला हूं पीरियोडिक टेबल के बारे में। पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर है जहां से कई कंसेप्ट आपको नीट में डायरेक्ट आएंगे और इसके छोटे छोटे कंसेप्ट आपको पूरे एंटायर केमिस्ट्री में आपको यूज होने वाले हैं। ठीक है, और इस चैप्टर में क्या क्या मेन चीजें हम आराम से समझते हैं। ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अगर हम समझने की जिद कर बैठे हैं तो हमें सफलता मिलेगी। ठीक है, याद रखना इस बात को। अगर आपको रटने का जिद है भाई तो आपको ये एंट्रेंस क्लियर नहीं कर पाओगे। नीट बहुत स्पीड विथ एक्यूरेसी वाला एग्जाम है ये। अगर आप में इसमें कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ तो ये एग्जाम क्लियर कर पाओगे। अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ तो वही आप ड्रॉप पे ड्रॉप करते जाओगे। ठीक है, तो समझने पे ध्यान देना, रटने पे नहीं। कोई भी चैप्टर को शुरू करो तो कोशिश यही करो कि इस चैप्टर को हमें आसान कैसे बनाना है, ना कि बहुत पेचीदा बना दो, बहुत कॉम्प्लेक्स बना दो। सिंपल बनाने की कोशिश करना है आपको और चीजों को आराम से समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि अगर मैं पीरियोडिक टेबल को शुरू करता हूं तो वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हमें शुरू में ही जान लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, वो पॉइंट्स ये हैं जो हमारे पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। पीरियोडिक प्रॉपर्टी जैसे कि मैं बात करूं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ना जो भी होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, मेल्टिंग पॉइंट डेंसिटी, ये सारे के सारे हमारे पास पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। स्टेप बाय स्टेप एक एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी को हम लोग आराम से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, समझना है, रटना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को मैं भी इस लेक्चर में ज्यादा टारगेट करूंगा, बाकी आगे के लेक्चर में समझाऊंगा आपको। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या एप्लीकेशन है और इसको हम कैसे यूज करेंगे, कैसे बच्चों को बहुत ज्यादा ये कॉम्प्लेक्स लगता है लेकिन बहुत है आसान। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट को आराम से समझते हैं। क्या ये है, देखो अगर मैं बात करता हूं साइज को ना, कोई भी साइज है या एटॉमिक रेडियाई ना, तो कोई एटम छोटा हो सकता है, कोई एटम बड़ा हो सकता है। ठीक है, अगर कोई छोटा है, मान लो समझिएगा बात को मेरा, कि अगर कोई भी एटम छोटा है, समझिएगा ध्यान से, कि मान लो कोई x है और कोई हमारे पास y है। अगर मैं बोल दिया कि x ग्रेटर देन y, x का साइज y से बड़ा है, क्या रीजन दे पाओगे? अगर बेसिक कोई पूछे क्या रीजन दे पाओगे? अगर कोई बड़ा है ना तो वहां पे उसका अट्रैक्शन कम रहा होगा और रिपल्सन ज्यादा होगा। जब एक अगर कोई किसी को रिपेल करेगा तो क्या होगा, दूर होगा और साइज क्या होगा, बड़ा। अगर कोई अट्रैक्ट करेगा तो साइज क्या होगा, छोटा। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें रिपल्सन ज्यादा होगा। ठीक है, इसमें रिपल्सन ज्यादा होगा तो इसकी साइज बड़ा है, और ये छोटा इसलिए कि इसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा। इसी पॉइंट को रिपल्सन और अट्रैक्शन को समझाने के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोल दिया गया और इसी को बोल दिया गया शील्डिंग इफेक्ट। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब अगर बात करें तो हम बोलेंगे, डायरेक्ट अभी याद रखना है आपको, इसको बोलेंगे हम लोग अट्रैक्शन। ठीक है, और शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम लोग बोलेंगे रिपल्सन। ठीक है, आपको अट्रैक्शन रिपल्सन से याद रखना है। तो मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या शील्डिंग इफेक्ट हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि साइज को एक्सप्लेन करना हो, किसी का एटॉमिक रेडियाई ज्यादा हो या कम हो, हम उसका वहां पे एक्सप्लेन करने के लिए इस दोनों जो भी मैंने भी पढ़ रहा हूं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या शील्डिंग इफेक्ट को हम अप्लाई वहां पे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए डिटेल में अब इसको देखते हैं कि क्या मैं जो बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है या नहीं। मैं इसको डिटेल में देखता हूं। ठीक है, मान लो कि हमारे पास एटम है। ठीक है, एटम के पास उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और बाहर में क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, ये हमारे पास मान लो कि न्यूक्लियस है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है और उसके सर्किल में क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, अभी एक प्रोटॉन है। ठीक, मान लो कि हमारे पास अगला ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन है, तब हमें समझना यही बात है कि इलेक्ट्रॉन 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 का लेयर है ऑर्बिट में ना। अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होता है, ऑर्बिट में अरेंज है इस तरीके से, तो ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निगेटिव है, इस पे मान लो चार्ज पॉजिटिव है। ठीक,
अब मान लो कि ये बात कि ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज के साथ अट्रैक्ट होगा और ये भी इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या होना चाहेगा, अट्रैक्ट। लेकिन ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये इसके साथ रिपेल भी कर सकता है, यानी ये रिपल्सन कर सकता है। अब तो ये बात समझ में आ रहा होगा कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है यानी अट्रैक्शन, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है यानी रिपल्सन। यानी रिपल्सन अगर बात करें, रिपल्सन की बात करें यानी शील्डिंग या स्क्रीनिंग की बात करेंगे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन किसके बीच में होगा, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। रिपल्सन किसके बीच में होगा भाई, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में। मैं एक डायग्राम आपको समझाता हूं, एक मिनट। हाँ इसको देखिएगा, ठीक है, यहां पे समझिएगा आप इसको, ठीक है, समझते हैं इसको। अब इस न्यूक्लियस के पास क्या चार्ज है, बोलेंगे सर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसके पास चार्ज क्या है, निगेटिव चार्ज। अब देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। इस लाइन को देखिएगा ध्यान से, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। लेकिन इस लेयर में जो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्सन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्सन। और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, बोलेंगे अट्रैक्शन। लेकिन इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे, इसी चीज को हमें समझना है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं एक छोटा सा एग्जांपल से, पहले अगर आप पढ़े हो तो समझिएगा इसको। मान लो हमारे पास कोई Mg है ना, Mg एक एलिमेंट्स है, ठीक है, तो हम इस पे मान लो एक Mg ये, और इस पे एक चार्ज है Mg+1। दो हमने दिया, एक पे न्यूट्रल है और एक हमारे पास चार्ज है +1 है। अब हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि किसका साइज ज्यादा है, ठीक, और हमें इन्हीं चीज का अप्लाई करना है, ठीक। तो हमें देख रहे हैं कि Mg और Mg+। अब देखिएगा Mg के पास एटॉमिक नंबर कितना है बाबू, तो मैं बोलूंगा सर कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर है 12, 12 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 12, ठीक है। अब यहाँ पे समझा जाए कि अगर कोई भी स्पेसीज चार्ज कब डेवलप करता है, या तो इलेक्ट्रॉन देता है या इलेक्ट्रॉन लेता है। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो उस पर चार्ज आता है पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो चार्ज आता है उस पर निगेटिव, ठीक, समझिएगा। अब इसके पास अगर मैं बात करूं कि ये न्यूट्रल स्पेसीज है, यानी यहां पे 12 इलेक्ट्रॉन है तो 12 प्रोटॉन भी होंगे, ठीक है। अगर 12 इलेक्ट्रॉन है तो 12 प्रोटॉन भी होंगे, जिसके वजह से ये बैलेंस है, ठीक है। इसमें जितना अट्रैक्शन था उतना ही रिपल्सन था, मतलब जितना शील्डिंग इफेक्ट है उतना ही स्क्रीनिंग इफेक्ट है। तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे सारे चीज बैलेंस है। अब मैंने क्या किया कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। यानी अब सोचो कि 10 इलेक्ट्रॉन को, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन को मैनेज करने के लिए 10 प्रोटॉन था, तो ये बैलेंस हुआ। अब समझिए कि 10 इलेक्ट्रॉन को नहीं, अब 9 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए कितना प्रोटॉन है, बोलेंगे 10, तो एक तो प्रोटॉन बच जाएगा ना। अब एक प्रोटॉन बचा, उसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हुआ। अब प्रोटॉन कहां पे होता है, तो मैं बात करूंगा वो कहां पे होता है, न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस में ये जो चार्ज डेवलप हुआ, इसी को बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलेंगे इसको, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, चार्ज बढ़ गया, पॉजिटिव ज्यादा बढ़ गया। जहां पे पहले 10 इलेक्ट्रॉन को या 12 इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए 12 प्रोटॉन आ रहे हैं, लेकिन अब सोचिएगा, अब 12 इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए 12 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, प्रोटॉन आ रहे थे। अब हमारे पास क्या हो गया कि 12 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन कितना है, 11, ठीक है। 12 प्रोटॉन को अब बैलेंस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 11, तो कितना प्रोटॉन बच जाएगा, एक। अब उसी प्रोटॉन का मतलब बोलेंगे ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, यानी अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा। तो किसका साइज ज्यादा होगा, Mg का। फिर भी इसको एक बार और अच्छे से मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग चीजों को समझते हैं, ठीक है। मैं बोर्ड सिलेक्ट कर लेता हूं एक बार। पेन भी सिलेक्ट कर लो एक बार, ठीक है, समझते हैं। जैसे न्यूक्लियस है हमारे पास,
और इस पे इस तरीके से इसके ऑर्बिट है। समझिएगा एकदम ध्यान से। इसके जो इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से है, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन अप्रोच करना चाहता है इस न्यूक्लियस को, ठीक है। ये भी किसको अप्रोच करना चाहता है? इस न्यूक्लियस को। ये भी करना चाहता है इस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सब एक दूसरे को, एक पॉजिटिव चार्ज को ये अट्रैक्ट करना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है? इसी के टाइप का एक चार्ज इसको रिपेल कर रहा है, ठीक है। और मान लो कि अब कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन आया, बाहर से, मैं बोल रहा हूं कि बाहर से इलेक्ट्रॉन आया, बाहर से। अब जितना प्रोटॉन था उतना ही इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। जितना प्रोटॉन था उतना इलेक्ट्रॉन, तो सब चीज बैलेंस है। अब मान लो कि ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया, तो अब उसके पास प्रोटॉन तो है नहीं, किसको बैलेंस कौन करेगा भाई? बात समझ रहे हो ना? तो ये तो बाहर रह जाएगा। यानी अब यहाँ पे ये जो है ये इलेक्ट्रॉन, इसको अंदर घुसने देंगे नहीं। क्यों? इसको ये स्क्रीन कर रखे हैं, इसको ये सील्ड कर रखे हैं, जिसकी वजह से ये इसका एंट्री यहाँ पे नहीं होगा। तो क्या बोलेंगे? अगर मान लो हमारे पास कोई, मान लो एक्स स्पेसीज है और एक्स पे चार्ज मान लो प्लस है और एक पे एक्स माइनस है, तो साइज किसका ज्यादा बड़ा होगा? एक्स माइनस का, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन लाया अब तो प्रोटॉन बढ़ा नहीं, तो साइज क्या हो गया? यहाँ पे बढ़ गया। यानी कुल मिला के हम साइज को समझने के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को देखते हैं, ठीक है। ठीक है, समझ में आ ही रहा होगा आप लोग को। तब एक चीज और देखते हैं, ठीक। अगर मैं पीरियोडिक टेबल में इसका एप्लीकेशन को समझना चाहूं तो कैसे? यहां पे अगर मैं पी ब्लॉक को टारगेट करता हूं, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ठीक है, और हमारे पास नियोन है, ठीक है। अभी नियोन वाले पार्ट को थोड़ा मैं हटा देता हूं, इसको अच्छे से समझना है, ठीक। अगर मैं पीरियड में ऐसे जाता तो एक बात तो फिक्स है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है? 6, यहाँ पे कितना है? 7, यहाँ पे 8, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने? 9, ठीक। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। बच्चे कहां पे कंफ्यूज होते समझना। अगर मैं आपसे पूछूं कि साइज इधर बढ़ रहा है या घट रहा है, तो बच्चे कहते हैं कि साइज इधर बढ़ना चाहिए। लेकिन एक बात आपको पता होना चाहिए कि अगर हम पीरियड में जाते हैं, अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज करता है। क्या होता है? साइज डिक्रीज करता है। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये है समझना है आपको ये कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो रिपल्सन बढ़ना चाहिए था, और रिपल्सन बढ़ रहा है तो साइज बढ़ना चाहिए था। लेकिन साइज तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कि ये डिक्रीज हो रहा है। इसी कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं अभी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को पढ़ा रहा हूं। समझना, मेरा बेसिक मतलब मेरा यहीं पे आना था, ठीक है। अब समझिएगा 6, 7, 8, 9, यार देखो, जितना इलेक्ट्रॉन है, अगर कोई स्पेसीज न्यूट्रल है तो उतना ही उसमें क्या होगा? प्रोटॉन होगा। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, बैलेंस। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 प्रोटॉन, बैलेंस है। ऑक्सीजन के पास वैसा ही है और फ्लोरीन के पास भी वैसा ही है, मतलब सबके पास वैसा ही चल रहा है, ठीक। अब हमें समझना है किस बात को है, ध्यान से देखिएगा कि अगर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 7, इसके पास 8 और इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन, ठीक। इसी चीज को हमको आराम से समझना है, ठीक। अगर मैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं 1s2 2s2 2p2, ठीक। अब अगर इसका लिखूं तो क्या लिखना होगा हमारे पास? 2p3। इसका लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? 2p4। और इसका लिखना हो हमारे पास तो क्या लिखेंगे? 2p5। ध्यान से समझना इस बात को। जो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं। लेकिन साइज डिक्रीज क्यों किया, हमें इसी क्वेश्चन का जवाब ढूंढना है, ठीक। अब समझिएगा ध्यान से कि अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो सेम सब सेल में बढ़ रहे हैं। देखो सब में पी में ही बढ़ रहा है, देख लो ध्यान से। यहां पे 2 हुआ, यहां पे 3 हुआ, यहां पे 4 हुआ, यहां पे 5 हुआ। अगर मैं इसको डायग्राम से समझाऊं तो मान लो इस तरीके से है, समझिएगा ध्यान से कि अगर हमारे पास
ये फर्स्ट पीरियड या ये बोला सेकेंड, अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, इसमें मान लो पहले 2 था इलेक्ट्रॉन, फिर मान लो इसमें 3 हुआ, फिर इसमें 4 हुआ, इसमें 5 हुआ, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। फिर से ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये रहा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, ठीक, ये पीरियड इस तरीके से है, ठीक, ये फर्स्ट है, एन का वैल्यू इसमें कितना होता है 1, इसमें कितना होगा भाई 2, इसमें कितना होता है 3। इसको हम सारा चीज को समझाएंगे आराम से जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाएंगे, लेकिन अभी हमको समझना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और साइज को। तो यहाँ पे देखिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर इसमें ये 1s है और ये यहाँ पे क्या है हमारे पास 2s है और यहाँ पे 2p है, यानी सेकेंड पीरियड में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। पहले कितना इलेक्ट्रॉन था, बोलेंगे सर 2 इलेक्ट्रॉन था, फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, मान लो 3 हो गया, मान लो हमारे पास 4 हो गया, मान लो 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, इस तरीके से इतना इलेक्ट्रॉन हमारे पास बढ़ रहा है। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि जितना इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है उतना ही यहाँ पे पॉजिटिव भी बढ़ रहा है, समझना ध्यान से, जितना इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है उतना ही हमारे पास पॉजिटिव भी बढ़ रहा है, यानी प्रोटॉन बढ़ रहा है। तो अट्रैक्शन क्या हुआ, इक्वल। लेकिन आपको समझना है कि कोई एटम के साथ इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है, क्या मैं बोल रहा हूं, बॉन्डेड है, यानी रिपल्सन डोमिनेट नहीं कर रहा है। क्या डोमिनेट कर रहा है, बोलेंगे अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है, तभी तो वो बॉन्डेड स्टेट में है, अदरवाइज वहां से वो चला जाता है। यानी अगर हम लॉन्ग द पीरियड जाते हैं, मैं बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा है, रिपल्सन भी बढ़ रहा है। तो एक बहुत छोटा सा पॉइंट है कि अगर हम पीरियड में ऐसे जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ ही रहा है, लेकिन शील्डिंग भी बढ़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन भी तो होगा, लेकिन डोमिनेट कौन करेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट क्यों किया, आपको पता होना चाहिए कि वो बॉन्डेड स्टेट में है और अलोंग द पीरियड जाते हैं तो En बढ़ता है, तो थोड़ा सा वहां पे भी इसका फैक्ट देखने को मिलता है, लेकिन समझिएगा ध्यान से, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि इधर जाते हैं हम पीरियड में, तो बोलेंगे कि साइज क्या हो रहा है, बोलेंगे साइज डिक्रीज हो रहा है। अब रीजन क्या देंगे, बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को जेड इफेक्टिव भी बोलते हैं, हम बोल सकते हैं कि जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, बोलेंगे सर जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, यानी जेड इफेक्टिव को पहले ही, या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को मैं पहले ही बता चुका है, इसको क्या बोलना है, अट्रैक्शन बोलना है। क्या बोलना है, अट्रैक्शन बोलना है। और इधर और एक पॉइंट है कि शील्डिंग इफेक्ट को बोलते हैं सिग्मा से, ये भी बढ़ रहा है, लेकिन ये ज्यादा से बढ़ रहा है, ये थोड़ा कम से बढ़ रहा है। तो ज्यादा कौन हो जाएगा, मान लो ये ज्यादा से बढ़ रहा है और ये कम से बढ़ रहा है, तो फाइनली क्या होगा, बोल सकते हैं कि अट्रैक्शन जो है ग्रेटर देन किससे हो जाएगा, रिपल्सन से। इसलिए बोलते हैं कि अलोंग द पीरियड साइज क्या हो जाएगा, बोलेंगे साइज डिक्रीज होगा अप टू 17th ग्रुप। ये जो 17th ग्रुप बोला, अगर नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, बस अभी एक समराइज वे में सुनना। अभी जो हम लोग पढ़े इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट को, शील्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग का मतलब होता है रिपेल करना, ठीक है, स्क्रीन कर लिया, रिपल्सन। और अट्रैक्शन किसको बोलेंगे भाई, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को। जितना न्यूक्लियस के पास चार्ज ज्यादा होगा, अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, साइज क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। अब समझिएगा, छोटे छोटे एग्जांपल को मैं देखता हूं। अगर मैं कोई ऐसा स्पेसिस लिया, जैसे मान लो कोई हमारे पास एम है, न्यूट्रल है, यहाँ पे एम पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे एम पे +2 चार्ज है और यहाँ पे एम पे +3 चार्ज है। इस तरीके का स्पेसिस दिया गया, बोला ज्यादा साइज किसका ज्यादा है, साइज किसका ज्यादा है। आप याद रखना कि हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो साइज छोटा ही होगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज किया है ये, तो साइज इसका सबसे छोटा होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, सबसे बड़ा कौन होगा, ये इस तरीके। पहले से हमें पता है कि ऐसा होगा, लेकिन अगर हमें एक्सप्लेन करना हो क्या हुआ इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या हुआ है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। यहाँ पे कितना बढ़ गया, 3, यहाँ पे कितना बढ़ गया, 2, यहाँ पे कितना, 1। बताओ इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज कितना है, ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ा कम हुआ, यहाँ पे कम है, यहाँ पे तो बिल्कुल कम है। यानी जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ही साइज डिक्रीज करेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, जितना साइज मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उतना ही साइज कम होगा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे का है, ठीक। अब इसी को अगर बात करें, एक स्पेसिस है,
आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, शायद आप लोग जानते हैं, जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। ये सारा पॉइंट्स मैं ना एक बार डिस्कस करूंगा आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, लेकिन अभी फिलहाल बस थोड़ा सा कंसेप्ट समझ जाओ। जब मैं लेक्चर को कंटिन्यू करूंगा तो धीरे धीरे आपको और चीजें समझ में आएंगी, लेकिन आज के लेक्चर में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट को आपको समझना है, ठीक है। तो चलो एक बार हम लोग जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या शील्डिंग इफेक्ट को आइसो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में इसका क्या एप्लीकेशन है, इसको एक बार हम लोग देखते हैं आराम से, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये इस अपने ये पीरियड के हैं, ये अपने पीरियड का है, लेकिन हमें ये पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके पास क्या है, ये एटॉमिक नंबर कितना है। अगर ये कैल्शियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करे तो ये किस में चला जाएगा, प्लस में, ठीक है। और इसके कितने हो जाएंगे भाई, बोल सकते हैं इसके पास अब कितने हो जाएंगे, 18। अगर ये कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो किस में चला जाएगा, बोलेंगे ये +2 में, और ये भी क्या हो गया 18, ठीक। ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे फास्फोरस, अगर फास्फोरस इसने क्या किया कि अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, बोलेंगे सर 15 इलेक्ट्रॉन है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो कितने हो जाएगा, इसके पास 18 हो जाएगा। यानी फास्फोरस ने गेन किया तो इस पे कितना चार्ज आएगा, 3, तो ये हो गया हमारे पास 18, ठीक। अगर सल्फर ने अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो सल्फर पे कितना चार्ज आएगा, 2, और ये भी क्या हो गया 18। और क्लोरीन के पास पहले से कितना है, 17 इलेक्ट्रॉन है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन और ये गेन कर लिया तो इसके पास भी कितना हो गया, बोलेंगे क्लोरीन पे चार्ज आएगा माइनस, और ये भी हो गया 18। मतलब ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज हैं। बात समझ में आ रहा है, ये सारे के सारे क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, सबके इलेक्ट्रॉन सेम है। अब हमको पूछ रहा है कि साइज बताइए। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, वो बहुत आसान है, लेकिन आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को समझिए, ठीक। अब मैं बोल रहा हूं कि बताइए न्यूक्लियर चार्ज, मतलब न्यूक्लियस में जो चार्ज होता है क्या होता है, पॉजिटिव, किसके पास ज्यादा है, बोलेंगे सर सबसे ज्यादा न्यूक्लियस चार्ज किसके पास है, बोलेंगे कैल्शियम +2 के पास, ज्यादा चार्ज उसी के पास है। न्यूक्लियस चार्ज ज्यादा है तो अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा, और अट्रैक्शन ज्यादा हो तो साइज क्या होगा, छोटा, ठीक। अब उसके बाद किसका है, बोलेंगे सर कैल्शियम का है, कैल्शियम प्लस, ठीक है। अब देखा जाए, अब ये 3 स्पेसीज को अगर ध्यान से देख रहे बच्चे तो देखिएगा कि फास्फोरस के पास निगेटिव ज्यादा है, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत कम है, निगेटिव में हो गया, ठीक। इसके पास -2 है, इसके पास ये। अब अगर बात करें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो यहाँ पे अब हमारे पास बात आएगा किसका, क्लोरीन माइनस का, उसके बाद किसका आएगा, S-2 का, मतलब सल्फर -2 का, और यहाँ पे आएगा फास्फोरस -3 का, ठीक। मतलब अगर बात करें तो यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, यहाँ थोड़ा कम हुआ, और यहाँ तो अब तो निगेटिव में जाने लगा, ठीक। तो अब यहाँ बोलेंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, यानी क्या, अट्रैक्शन ज्यादा है, तो स्क्रीनिंग क्या होगा, या शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पे कम, रिपल्सन कम, तो अट्रैक्शन ज्यादा साइज। और यहाँ पे मैं बात अगर करूं P-3 का, फास्फोरस पे अगर निगेटिव चार्ज आ गया, 3 निगेटिव चार्ज आ गया, यानी यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत कम है, नेग्लिजिबल के बारे में, मतलब अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है, तो क्या होगा, रिपल्सन यहाँ डोमिनेट कर जाएगा। तो साइज किसका ज्यादा होगा, बोलेंगे सबसे ज्यादा साइज की बात करें तो सबसे ज्यादा होगा फास्फोरस का, क्लोरीन का, पोटेशियम का, और उसके बाद ये होगा हमारे पास कैल्शियम पॉजिटिव का। बात समझ गए आप लोग, बड़ा छोटा सा है और बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिएगा एक चीज को ना। अब देखो अगर नहीं आपको समझ में आया ना, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आपको आगे जब मैं साइज पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत इजी वे में समझ में आएगा ये। लेकिन अगर समझते हैं तो बड़ा आपको फायदा होगा, रटने की जरूरत आपको नहीं होगा। एक चीज और को ध्यान से देखिएगा, ठीक। अगर इसी चीज को मैं अगर सोल्व करूं, जैसे अगर मैं बात करता हूं, जैसे मैं आ रहा था कार्बन वाले पे, एक बार फिर से कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और हमारे पास मान लीजिए अभी यहीं तक आते हैं, ठीक है। इसको देखें आगे, ठीक। अब हमारे पास कोई बोला कि आप जेड इफेक्टिव इनका निकाल के दिखाइए। कई थ्योरीज हैं जो आप सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं पढ़ाऊंगा नहीं उसको। अब हमें एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ना है और
एनसीईआरटी को तोड़ तोड़ के समझना है, नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ज्यादा एडिशनल मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको, जहां से काम हो जाए उसी चीज को मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब हमारे पास इसका एक फॉर्मूला आता है Z/E। Z क्या है यहाँ पे? एटॉमिक नंबर। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? बोलेंगे सर यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना हो? बोलेंगे सर कार्बन का एटॉमिक नंबर हो जाएगा यहाँ पे 6 और इलेक्ट्रॉन भी 6, तो 1। इसमें भी क्या होगा? 1, सब में होगा 1। बात समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मैं ऐसी बात करूं कि ये रहा हमारे पास पोटेशियम +1, कैल्शियम +2 ना, और फास्फोरस -3, ये एग्जांपल है, और Z इफेक्टिव का वैल्यू निकाल के हमें क्वेश्चन पूछे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? Z एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? इसका 19, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कितना है इसके पास? अब कितना हो गया है इसके पास? 18। इसके पास एटॉमिक नंबर कितना है? इसका Z कितना है? बोलेंगे 20। ये कितना आ गया भाई हमारे पास? बोल सकते हैं ये 18। अब यहाँ पे इसके पास कितना होता है? मैं फास्फोरस का बोला जाए, 1 मिनट, ठीक है। अब यहाँ फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15, और यहाँ पे हो गया हमारे पास 18। अब सोचो सबसे ज्यादा वैल्यू किस में आ रहा है? Z इफेक्टिव का। बोलेंगे सर इसमें आ रहा। वैल्यू को देखो आप, 20/18 है, तो ज्यादा वैल्यू किस में होगा? इसमें। सबसे ज्यादा वैल्यू इसमें आ रहा है, इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू आ रहा है, तो क्या हो रहा है? बोलेंगे अट्रैक्शन ज्यादा, तो साइज क्या होगा? छोटा। तो इस तरीके से भी आप इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट नहीं है। बस आपको अपनी आंखों से देखना है कि किस पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज है यानी अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन है यानी साइज छोटा होगा। अगर आपको एक न्यूट्रल स्पेसिस दिया जाए और एक आपको चार्ज स्पेसिस दिया जाए, चार्ज स्पेसिस में आपको देखना चाहिए मेरे हिसाब से आपको अट्रैक्शन रिपल्सन वाले कंसेप्ट पे आना है, यानी निगेटिव चार्ज है यानी शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज है यानी अट्रैक्शन है यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, ठीक है। समझ में आ रहा आपको? एक और पॉइंट है, अगर मैं इस पॉइंट को समझिएगा, डी ब्लॉक का एक कंसेप्ट है। जैसे अगर यहां से मैं शुरू करता हूं, SC है, ये TI है, ठीक है, और V है, क्रोमियम है ना, और ये हमारे पास Mn है, ठीक है, और ये फी को नी ना, इस तरीके से Cu, और मान लो हमारे पास Zn है, ऐसे स्पेसिस। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे किस तरीके से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अफेक्ट करता है, यानी अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में चेंजेस हो रहे हैं यानी साइज में भी चेंजेस हो रहे हैं। अलोंग द पीरियड साइज क्या हुआ था? मैं भी आपको पहले बताया कि अलोंग द पीरियड क्या हो रहा था भाई? साइज डिक्रीज हो रहा था। अलोंग द पीरियड साइज अगर डिक्रीज हो रहा है यानी बोल सकते कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था। अब यहां से ये बढ़ना, यहां से अगर मैं बात करूं तो यहां पे साइज डिक्रीज किया, डिक्रीज किया, डिक्रीज किया, लेकिन यहां पे इन दोनों का साइज, इन तीनों का साइज इक्वल हो जाता है, और फिर साइज थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइटली बड़ा हो जाता है। अब बड़ा ये कंफ्यूजन वाला है, बार बार नीट में ये क्वेश्चन आते रहता है, ठीक है। इस बेसिक चीज को समझिएगा कि अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज करना चाहिए था, लेकिन डिक्रीज नहीं किया रेगुलर मैनर में, कहीं जाकर ये सेम हो गया और कहीं पे साइज थोड़ा बढ़ गया। ये कैसे हुआ समझते हैं। अगर हमें बोल दिए कि अगर साइज डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो हमें पता है कि यानी भैया यहाँ पे अट्रैक्शन जो है, अट्रैक्शन और रिपल्सन का कंसेप्ट अगर माने हम, ठीक, अट्रैक्शन मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और रिपल्सन का मतलब शील्डिंग इफेक्ट। तो यानी अट्रैक्शन यहाँ पे बहुत ज्यादा होगा और यहाँ रिपल्सन बहुत होगा, लेकिन इससे ज्यादा होगा। तो डोमिनेंट यहाँ पे कौन हुआ? बोलेंगे अट्रैक्शन ग्रेटर देन रिपल्सन, ये कंसेप्ट चला, ठीक। अभी इन केस में ऐसा होता है, इन दोनों केस में ऐसा होता है कि ये वाला पॉइंट में देखिए अगर ध्यान से हम, कि अगर साइज सेम हुआ है, साइज सेम हुआ है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे अट्रैक्शन इक्वल टू रिपल्सन हुआ होगा भाई, एकदम बेसिक है। यानी यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट दोनों के दोनों क्या हो गए होंगे? बराबर, ठीक है। और लास्ट वाले में क्या हो गया होगा? बोल सकते हैं कि रिपल्सन ग्रेटर देन अट्रैक्शन, ठीक। ये आपको कोई भी समझाएगा नहीं, बड़ा ही फंडामेंटल है। और मतलब मैं बता रहा था ना आपको कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या Z इफेक्टिव,
या शील्डिंग इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखना कितना इसको आसान वे में मैं और तरीके से आपको समझाऊंगा, बहुत जगह आपको ये यूज होने वाला है। अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज कर रहा है, रीजन आपको क्या देना है, रीजन यही है कि अलोंग द पीरियड साइज अगर कम हो रहा होगा, फासले कम हो रहे हैं, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है। तो अट्रैक्शन ज्यादा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है आपको। लेकिन डी ब्लॉक में ये पंगा हुआ था कि अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीजेस तो हुआ बट कहीं पे कांस्टेंट हो गया और फिर देन इंक्रीज हो गया। उसका रीजन बहुत अच्छे फैकल्टी भी नहीं बता पाते हैं, बोल देते हैं रट जाओ, लेकिन रटना नहीं आपको। क्यों नहीं रटना है, क्योंकि हमें रीजन पता है। साइज का रीजन क्या है पीरियड में, तो हम बोल सकते हैं कि साइज का रीजन है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग। अगर यहां से यहां साइज डिक्रीज किया है, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज किया होगा और रिपल्सन क्या होगा, डिक्रीज। लेकिन आप यहां पे पॉइंट देखिएगा, जहां पे साइज सेम हुआ है, और ये पीरियड का क्वेश्चन है ना कि हमने मिक्स टाइप का क्वेश्चन दिया है आपको ना, ये सेम हुआ है, उसका रीजन यही होगा कि यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट मतलब रिपल्सन और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब अट्रैक्शन दोनों के दोनों क्या हो गया होगा, यहाँ पे बराबर हो गया होगा। और अगर यहाँ पे Zn ग्रेटर है कॉपर से, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि क्या ज्यादा हुआ होगा, तो बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे ज्यादा हुआ होगा रिपल्सन, यानी यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेंट ओवर अट्रैक्शन। ठीक है, तो चलिए मैं आगे लेक्चर में आपको और भी बेसिक चीजें बताऊंगा, लेकिन हमें समझने पे ध्यान देना है। अगर मैं साइज पढ़ रहा हूं तो क्या रीजन देना चाहिए, मैं अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ रहा हूं तो क्या रीजन होना चाहिए, एक एक चीज आपको बिल्कुल एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, तभी जाके आपको केमिस्ट्री पढ़ने का मजा आएगा। ठीक है, ये तो मेरा पहला लेक्चर था, इसलिए शायद आपको कई चीजें आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आगे एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन समझने पे आपको ध्यान देना है, रटना अभी बिल्कुल नहीं है। ये तो बस इंफॉर्मेशन दिया था मैं आपको। थैंक यू, आगे और भी चीजें हम देखेंगे।